भारतीय न्याय संहिता की सीरीज में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं उन प्रोविजंस को जहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं जब इसको आईपीसी से बीएनएस बनाया गया। तो पहले ही ऑलरेडी हम देख चुके हैं चाइल्ड की डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। आज बारी है सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 10 जहां पर जेंडर की डेफिनेशन दी गई। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं तो ये जेंडर की डेफिनेशन नहीं है, बट क्यों ऐसा लिखा गया है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। इस मीनिंग पर, इस डेफिनेशन पर मैं जाऊं उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मेल पर्सन ने किसी फीमेल को साधारण भाषा में बोले तो छेड़ दिया है, उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से उस फीमेल की मॉडेस्टी आउटरेज हो गई है, हिंदी में बोले तो लज्जा भंग हो गई है। ऐसा कोई एक्ट किसी मेल पर्सन ने, पुरुष ने एक औरत के साथ कर दिया है। तो आईपीसी में अगर हम देखें तो ये एक ऑफेंस होता है 354 आईपीसी, और अगर बीएनएस की बात करें तो ये होता है 74 बीएनएस। और इस एक्ट के लिए दोनों जगह पर सजा का प्रावधान किया गया था। ये बात हुई जब एक पुरुष ने एक औरत, स्त्री को छेड़ा था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या एक दूसरी स्त्री ने उसी स्त्री को छेड़ा है, एक फीमेल ने दूसरी फीमेल को छेड़ दिया, वही एक्ट कर दिया जो मेल ने किया था, पुरुष ने किया था, तो क्या अभी भी इस लेडी के अगेंस्ट वही केस रजिस्टर होगा जो मेल के अगेंस्ट हो रहा था? होगा भी या नहीं होगा? ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया? बड़ा लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे का, उसका एक कारण है। इसके लिए मैं आपको एक सेक्शन दिखाना चाहूंगा 74 जो ऑफेंस बनता है। ये 74 सेक्शन क्या कहती है, उस सेक्शन को पूरा पढ़ाऊं उससे पहले आप ध्यान दीजिए जरा। इधर मैंने 3 वर्ड्स यहां येलो कलर में लिखे हैं और बाकी सारे वर्ड्स व्हाइट कलर में लिखे हैं। इसके पीछे रीजन है क्यों लिखा, पहले सेक्शन पढ़ लें, पहले मैं इंग्लिश में बताता हूं फिर हिंदी में भी बताऊंगा। Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment so and so and so and so। मुझे imprisonment से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है तो इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा। मुझे केवल सब्सटैंटिव एक्ट से मतलब है, उतना पोर्शन मैंने लिखा है, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी ये कहती है कि अगर किसी ने भी हमला किया या आपराधिक बल का प्रयोग किया किसी स्त्री पर और इस इंटेंशन से किया कि इस स्त्री की लज्जा को भंग कर दिया जाए, अगर ऐसी इंटेंशन नहीं थी तो इस नॉलेज, ज्ञान से किया कि मेरा जो एक्ट है इस एक्ट से इस स्त्री की लज्जा भंग हो जाएगी, तो वो एक्ट 74 में पनिशेबल बताया गया। मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया था कि यही एक्ट किसी दूसरी स्त्री ने किया, फीमेल ने किया, तो क्या उसके खिलाफ भी सेम ऑफेंस बनेगा? वो इसलिए उठाया मैंने, देखिए पहले तो लिखा कि वो एक्ट कर कौन रहा है, whoever, और whoever से कुछ भी क्लियर नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये सब के अगेंस्ट है, इनमें सब कुछ शामिल है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब शामिल है, whoever में बच्चा, बड़ा, छोटा सब शामिल है। तो whoever कर रहा है इस ऑफेंस को, बट आगे बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने लिखा that he will thereby outrage her modesty। यहां पर he वर्ड यूज होगा और इस he वर्ड को यूज किया इस whoever के लिए, और इस ही से ऐसा लग रहा है देखने में कि इस whoever में केवल और केवल मेल पर्सन शामिल है, फीमेल शामिल नहीं है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि वो whoever फीमेल भी हो सकती है क्या? एक औरत दूसरी औरत का लज्जा भंग कर सकती है क्या? एक फीमेल दूसरी फीमेल की मॉडेस्टी को आउटरेज कर सकती है क्या? और कर सकती है तो क्या ये ऑफेंस बनता है? वो डिसाइड करना है। और वुमेन को मैंने इसलिए किया कि क्या ये ऑफेंस केवल और केवल वुमेन के अगेंस्ट हो सकता है? क्या कोई ट्रांसजेंडर फीमेल है, ट्रांस फीमेल है, ट्रांस वुमेन है, उसके अगेंस्ट ये ऑफेंस नहीं हो सकता क्या?
इन्हीं सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए आज की वीडियो है। आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक सेक्शन आपको मैं दिखाना चाहूंगा, रेप की सेक्शन। जब रेप देखेंगे, रेप की डेफिनेशन क्या है, तो पहले ये 375 आईपीसी में हुआ करती थी और अब ये बीएनएस जब से हुआ तो सेक्शन 63 में इसको डिफाइन किया गया है। तो इसका रेलेवेंट पोर्शन में आपको दिखाऊंगा, पूरी रेप की डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ाऊंगा। कहा गया अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, तो यहां पर दो वर्ड मैंने डिफरेंशिएट किए हैं, एक मैन और एक ही। तो यहां ऐसा लगता है कि रेप का ऑफेंस केवल और केवल मैन कर सकता है, मेल पर्सन कर सकता है, क्योंकि जब आप मैन की डेफिनेशन पढ़ेंगे बीएनएस में या आईपीसी में तो वहां लिखा एनी मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र का पुरुष होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, किसी भी उम्र का एक मानव होना चाहिए, वो मेल की कैटेगरी में आएगा। तो ये लगता है देखने से कि केवल और केवल मैन है, एक मेल पर्सन है जो रेप का ऑफेंस कर सकता है, और यहां पर आगे ही भी लिखा गया है। तो क्या इस ही में केवल और केवल मेल है, फीमेल नहीं है, या ट्रांसजेंडर नहीं है? यह क्वेश्चन यहां से उठता। इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए मैं संजीव सिकरवार लीगल लैब पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। और तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 10, और ये सेक्शन 2 है बीएनएस की, क्योंकि इस सेक्शन में जो वर्ड डिफाइन किया गया जेंडर, उसमें कुछ चेंज किया गया है, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई। और मैंने शुरू में जैसा कहा था कि इस जेंडर को एक्चुअल में नहीं डिफाइन किया गया है, एक्चुअल में यहां पर डिफाइन किया गया है वर्ड ही को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप अगर इस बात को चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, पूरा बीएनएस आप पढ़िए कि वहां पर जेंडर वर्ड कितनी बार यूज हुआ है। तो जेंडर केवल इसी क्लॉज 10 में यूज हुआ है, और कहीं आपको जेंडर वर्ड यूज हुआ नहीं मिलेगा। तो जब जेंडर वर्ड इस पूरी भारतीय न्याय संहिता में यूज ही नहीं हुआ तो उसकी डेफिनेशन क्यों दी जा रही है? एक्चुअल में ही वर्ड यूज हुआ है, जिसकी डेफिनेशन यहां पर दी गई है। लिखा ऐसा गया है कि जेंडर का ये मीनिंग हो क्या है। पहले मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज दिखाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे 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 मीनिंग को बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। सेक्शन 2 बीएनएस शुरू होती है इन दिस संहिता, इस संहिता में अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जेंडर क्या होगा इन दिस संहिता, जेंडर क्या होगा क्लॉज 10 बताती है, द प्रोनाउन ही and its derivatives are used of any person whether male, female or transgender, ही हो या इसके डेरिवेटिव्स हो। हिंदी में अगर बात करें तो वह, उसको, उसकी, हर, हिम, हिज, ये सब ही के डेरिवेटिव्स हैं। और इन्होंने कहा कि ये जब यूज होंगे इस संहिता में, आप क्या मीनिंग निकालेंगे? उन्होंने कहा कि ये ही किसी भी पर्सन के लिए यूज हुआ है, चाहे वो पर्सन मेल हो, चाहे वो पर्सन फीमेल हो, या फिर वो पर्सन ट्रांसजेंडर हो। मेल मतलब पुरुष हो, फीमेल मतलब स्त्री हो, और ट्रांसजेंडर मतलब उभयलिंगी, उभयलिंगी हो। पहले ये सेक्शन केवल और केवल यहां तक थी और मेल और फीमेल लिखा हुआ था, लेकिन ये वाला लास्ट वाला वर्ड ट्रांसजेंडर इन नए लॉ में ऐड किया गया है। इसलिए अब ही जहां जहां वर्ड आपको मिले उसमें आपको मेल भी पढ़ना है, उसमें फीमेल भी पढ़ना है, उसमें ट्रांसजेंडर भी पढ़ना है। इसी सेक्शन 2 की क्लॉज 10 में एक्सप्लेनेशन दिया गया और कहा मैं मैन बता दिया, मेल हमको पता है कौन होता है, फीमेल हमको पता है कौन होता है, वुमेन की डेफिनेशन दे दी। क्वेश्चन उठेगा हु इज ट्रांसजेंडर, उभयलिंगी कौन होगा, किसको उभयलिंगी कहेंगे? तो ट्रांसजेंडर के लिए लिखा कि ट्रांसजेंडर shall have the meaning assigned to it in clause K of section 2 of the transgender person
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट है जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया 2019 में। उस एक्ट की सेक्शन 2 और उसके अंदर क्लॉज के लिखी हुई है और वहां पर ट्रांसजेंडर पर्सन का मीनिंग बताया। तो सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ बीएनएस ने यही कहा कि अब यहां जो मैंने ट्रांसजेंडर वर्ड यूज किया है इसका मीनिंग आप उस एक्ट से ले लेना, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 से ले लेना। इस मीनिंग को मैं और आगे बढ़ाऊं, वो क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दैट एक्ट क्या कहती है उसको मैं बताऊं। वापस मैं फिर अपने एग्जांपल पे जाना चाहूंगा जहां से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी। कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपका क्लियर होगा। देखिए अब यहां पे वर्ड यूज हुआ है ही, तो इस ही में कौन कौन होंगे? सेक्शन 2 उसकी क्लॉज 10 बीएनएस के आधार पर इस ही में मेल भी है, फीमेल भी है और ट्रांसजेंडर पर्सन भी है। इट मींस यहां हुएवर में मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया और ट्रांसजेंडर भी हो गया। तो ये वाला एक्ट जो किसी स्त्री की लज्जा भंग की, आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को आउटरेज किया गया किसी भी पर्सन के द्वारा, तो उस पर ये सेक्शन 74 बीएनएस बनती है। तो उस पर्सन में जिसने ऐसा एक्ट किया है फीमेल भी शामिल है, ट्रांसजेंडर भी शामिल है। इट मींस अगर किसी एक फीमेल ने दूसरी फीमेल पर असॉल्ट किया, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, एक स्त्री ने दूसरी स्त्री की लज्जा भंग की, तो सेक्शन 74 अट्रैक्ट होगी ऐसी स्त्री के अगेंस्ट भी। सिमिलरली कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है और उसने भी अगर ऐसा एक्ट किया तो उसके अगेंस्ट भी सेक्शन 74 बीएनएस अट्रैक्ट होगी। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ही का मीनिंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, संदर्भ से कॉन्टेक्स्ट से कुछ और मीनिंग नहीं निकलता हो तब तक आपको इस ही में मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। यही मैं आपको दिखाऊं वो रेप की डेफिनेशन जहां पर मैंने रेप की बात की थी। तो रेप में क्लियर लिखा अ मैन, तो मैन यहां पर ही नहीं है। मैन अपने आप में वेल डिफाइंड है। हु इज मैन? मैन इज मेल पर्सन ऑफ एनी एज। इट मींस इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रेप कर सकता है वो केवल मैन है, फीमेल रेप नहीं कर सकती, ट्रांसजेंडर रेप नहीं कर सकता। अब ट्रांसजेंडर मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले जब आईपीसी में थी 375 तो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन नहीं थी, वहां पर केवल दो ही वर्ड थे, मैन और वुमेन। लेकिन अब तीसरा वर्ड यूज हो गया है लॉ में, ट्रांसजेंडर, तो इसलिए जब मैन वुमेन की बात होगी तो साथ में ट्रांसजेंडर की भी बात होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रेप की डेफिनेशन में केवल मैन लिखा है। तो अब मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई ट्रांसजेंडर पर्सन रेप कर सकता है किसी वुमेन का? हाँ, ये ऑफेंस किसके अगेंस्ट होगा? तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां केवल वुमेन वर्ड लिखा हुआ है और वो भी वेल डिफाइंड है। वुमेन मींस एनी फीमेल ऑफ एनी एज। तो केवल रेप का ऑफेंस किसके अगेंस्ट हो रहा है? यहां वाला फीमेल के अगेंस्ट। कर कौन रहा है? मेल, मैन। और अब यहां पर जो ही वर्ड लिखा है ये मैन के लिए लिखा है, तो क्या इस ही में तीनों शामिल हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर? नहीं है, क्योंकि मैन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है ही। तो मेन वर्ड है मैन और देन यूज हुआ है ही। तो इस ही में केवल और केवल मैन शामिल है, यहां पर ट्रांसजेंडर या फीमेल शामिल नहीं है। तो इट मींस इस मेल ने, ही ने अगर कोई एक्ट किया, कौन कौन से एक्ट किए अगर रेप की आप डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे एक्ट लिखे हैं। उनमें से एक एक्ट में आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक्ट यूज कर रहा हूं। क्लॉज ए लिखी है, छोड़ दो, क्लॉज बी पर आ जाए। ए को भी मैं बता देता हूं, उसमें लिखा है कि अगर किसी मेल पर्सन ने अपने पेनिस को किसी भी एक्सटेंट तक किसी वुमेन की यूरेथ्रा और ये वो सब में इंसर्ट किया
तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। अब क्लॉज बी क्या कहती है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। क्लॉज बी ने कहा अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, कहा जाएगा कि इस पुरुष ने रेप कर दिया है अगर वह क्या करता है, इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग पेनिस इन, कहां इंसर्ट करता है, इन वेजिना, यूरेथ्रा, माउथ, एनस ऑफ अ वुमेन। इन चार पार्ट में, वुमेन के किसी चार पार्ट में क्या इंसर्ट करता है, ध्यान देना, क्या इंसर्ट करता है, एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के किसी भी पार्ट को इंसर्ट करे, कोई भी वस्तु इंसर्ट करे, वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन कौन, केवल मैन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, कमेंट करके जवाब दीजिएगा जरूर, क्या ये जो एनी ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया उस फीमेल के चार पार्ट में से किसी भी पार्ट में, तो क्या ये ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने का काम एक वुमेन नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है। क्या कोई ट्रांसजेंडर पर्सन नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन एज पर द डेफिनेशन 63 BNS, अगर यही एक्ट किसी फीमेल ने किया, किसी फीमेल के साथ किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर दिया उस फीमेल के चार पार्ट में से किसी भी पार्ट में, किसी ट्रांसजेंडर ने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी अपने बॉडी के पार्ट को इंसर्ट कर दिया किसी वुमेन के उन्हीं चार पार्ट में से किसी में, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका जवाब आप मुझे दीजिए जरा, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। मेरे अकॉर्डिंग वो होना चाहिए कि किसी भी वुमेन ने, किसी ट्रांसजेंडर पर्सन ने ये क्लॉज पूरी कर दी, क्लॉज बी, तो रेप की कैटेगरी में वो लोग आने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यही है कि ही, मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, जब ये वर्ड्स लॉ में यूज हों तो आप थोड़े कॉशियस हो जाइएगा, बहुत ध्यान से उनको आपने पढ़ना है और प्रैक्टिकल के साथ उनको कनेक्ट करके देखना है कि क्या ये लोग ये ऑफेंस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या लॉ ने उनको पनिश किया है जो एक्चुअल में डेफिनेशन दी गई, क्योंकि लॉ तो ये है जो यहां लिखा है। अगर इसमें कवर होता है वो एक्ट उस पर्सन का तो ही पनिशमेंट मिलेगी, अगर नहीं कवर होता तो भाई नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात। तो आते हैं अब हम सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज ए, कौन से एक्ट की है, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। यहां पर सेक्शन 2 है, क्लॉज के है, जहां पर डेफिनेशन दी गई है ट्रांसजेंडर पर्सन की। क्यों हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे BNS ने कहा कि ट्रांसजेंडर जो मैंने यहां क्लॉज 10 में यूज किया उसका मीनिंग आप यहां से ले लीजिए, और यहां पर लिखा है ट्रांसजेंडर पर्सन। देखिए डेफिनेशन बड़ी टफ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैं इजी करके समझाऊंगा आपको, बट आप ध्यान से सुनते रहिए। ट्रांस पर्सन मीन्स अ पर्सन whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth। डेफिनेशन दो पार्ट में दी गई है, एक में बताया मीन्स और दूसरे पार्ट में बताया इंक्लूड्स। तो दो पार्ट में डेफिनेशन दी गई है, पहला पार्ट हम मीन्स वाला देख लेते हैं। मीन्स वाले में ये कहा कि कोई भी पर्सन है उसका जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू दैट पर्सन एट बर्थ। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एट बर्थ। बर्थ के समय पर किसी भी बच्चे को एक जेंडर असाइन किया जाता है। आपने देखा होगा समाज में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबको बताया जाता है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको बताया जाता है कि वो बच्चा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो जिस समय बता रहे हैं फैमिली मेंबर्स अपने रिलेटिव्स को, अड़ोसी पड़ोसियों को, क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ एक जेंडर असाइन कर रहे हैं। उन्होंने एक जेंडर असाइन कर दिया जन्म के समय पर कि ये बच्चा गर्ल है या ये बच्चा बॉय है। तो उसी का सहारा लेके ट्रांसजेंडर को डिफाइन करने की कोशिश की गई और यह कह दिया गया
कि वो जेंडर जो जन्म के टाइम पे असाइन किया गया था किसी बच्चे को, अगर किसी पर्सन का जेंडर उस टाइम पे असाइन किए गए जेंडर से मैच नहीं करता है, तो ऐसे जेंडर वाले पर्सन को कहा जाएगा कि वो ट्रांसजेंडर है। जनरली जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसजेंडर के बारे में, तो हमारे समाज में केवल बाइनरी सिस्टम चलता है। दो जेंडर्स माने जाते हैं, मेल या फीमेल। बच्चे तो पहले भी ट्रांसजेंडर होते थे, बड़े होने के बाद भी कुछ लोग बिहेवियर अपना ट्रांसजेंडर जैसा करते थे, बट सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, किसी कानून ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इसको रिकॉग्निशन मिली 2019। तो मीनिंग तो यही हुआ ट्रांसजेंडर पर्सन का कि अगर कोई पर्सन ऐसा है कि उसका जेंडर उस जेंडर से मैच नहीं करता जो उस पर्सन को जन्म के टाइम पे दिया गया था, तो कहा जाएगा कि वो पर्सन ट्रांसजेंडर है, उभयलिंगी है। तो एक डेफिनेशन मीन्स के आधार पर तो ये हो गई। अब इंक्लूसिव डेफिनेशन इसी में लिखा है, क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में ही लिखा है, इंक्लूड्स द ट्रांसजेंडर पर्सन इंक्लूड्स। कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया है? 5। याद रखिएगा, कितने लोगों को? 5। क्या क्या है? नंबर 1 ट्रांसमैन। बताऊंगा ट्रांसमैन कौन होते हैं। ट्रांस वुमेन, बात। तीसरी बात, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस। ये एक नया वर्ड्स आपको सुनने को मिल रहे होंगे यहां पर, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस। बताऊंगा ये क्या होता है। जेंडर क्वीर, ये भी नया सुनने को मिल रहा होगा, ये भी बताऊंगा क्या होता है। पर्सन हैविंग सच सोशो कल्चरल आइडेंटिटी एज किन्नर, हिजड़ा, अरावनी एंड जोगटा। ये 5 बातें हैं। ऊपर तो 4 नाम दे दिए, पर 5वीं बात में ये कहा गया कि अगर हमारे समाज ने किसी पर्सन को किन्नर के रूप में आइडेंटिफाई किया हुआ है, हिजड़े के रूप में आइडेंटिफाई किया हुआ है, अरावनी के रूप में आइडेंटिफाई किया या जोगटा के रूप में आइडेंटिफाई किया, तो ऐसे पर्सन्स को भी ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। यहां पर देखिए क्या क्या वर्ड्स यूज हुए। ट्रांसमैन, ट्रांसमैन का मतलब ये होता है, देखिए, जो मैन नहीं है बट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है। एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसजेंडर मैन की। ट्रांस वुमेन है शॉर्ट फॉर्म ट्रांसजेंडर वुमेन की। इट मींस ट्रांस मैन का मतलब ये मैन अभी है नहीं, लेकिन अपने बिहेवियर से, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से, अपनी क्लोथिंग से, अपने बोलचाल से अपने आप को शो करता है कि मैं मैन हूं। ये है फीमेल, ये है एक स्त्री, लेकिन व्यवहार से ऐसा फील करती है, ऐसा महसूस करती है या दूसरों को कराती है कि वो मैन है। तो इसको कहा गया है कि ट्रांस मैन है, क्योंकि एक्चुअल में मैन नहीं है, वो है फीमेल। इसी तरीके से ट्रांस वुमेन, ये भी एक्चुअल में वुमेन नहीं है, ये है मैन, बट अपने बिहेव से, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से, अपने एक्ट से, अपने पहनावे से वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं फीमेल हूं, वुमेन हूं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर, चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका मेल होने के बावजूद भी फीमेल जैसा लगता है। तो ऐसे पर्सन्स को कहा जाता है ट्रांस वुमेन। अब बात आती है पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस। इसकी डेफिनेशन दी गई है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में ही दी गई है। क्लॉज के में बताया गया ट्रांसजेंडर पर्सन, और क्लॉज आई में बताया गया पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस। देखो, सेक्शन 2I ऑफ दैट एक्ट कहती है पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस मींस, मीनिंग दिया गया है, अ पर्सन हु एट बर्थ shows variations in his or her
कितनी बातें। क्या मतलब है कि बर्थ के समय पर अगर किसी पर्सन की जो फिजिकल जो फिजिकल बॉडी है, जो उसके अंदर की एनाटॉमी है, उसमें कुछ वेरिएशंस दिख रहे हैं। और वेरिएशंस किससे, वेरिएशंस का मतलब कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम नॉर्मेटिक स्टैंडर्ड ऑफ मेल और फीमेल बॉडी। जो मेल और फीमेल की जो नॉर्मल बॉडी होती है, नॉर्मल फीमेल या नॉर्मल मेल की जो बॉडी होती है, उससे कुछ वेरिएशंस दिखे बच्चे में एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा कि वो पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस है। और ऐसे ये एक कैटेगरी है ट्रांसजेंडर पर्सन की। जब आपने ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन देखी तो ये एक कैटेगरी है वहां की। तो यही कहा कि जो पर्सन था उसका जो वेरिएशंस मिला नॉर्मल स्टैंडर्ड से मेल या फीमेल के, इन चार में से किसी में भी दिखा तो भी कहा जाएगा कि वो पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस है और वो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आएगा। वन, हिज और हर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चे के कुछ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेल के अलग प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल के अलग प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्राइमरी का मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ। आप उनके जेनिटल्स को देखने के बाद बता सकते हैं कि ये जो एक ऑर्डिनरी मेल होता है क्या उसी की तरह है, क्या एक ऑर्डिनरी फीमेल होता है ये बच्चा उसी की तरह है। तो आप देखेंगे, आप पाएंगे नहीं, कुछ वेरिएशंस हैं। आप उसका जेंडर एट द टाइम ऑफ बर्थ फिजिकल बॉडी को देखने के बाद डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और डिसाइड कर पाएंगे तो कह नहीं पाएंगे एक्चुअल मेल है या फीमेल है। ऐसा कुछ आपके उसके जेनेटिक पार्ट्स को देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्रोमोसोम्स, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए तो क्रोमोसोम्स को चेक करके भी बताया जा सकता है कि उस बच्चा पैदा हुआ है उसमें कुछ वेरिएशंस हैं और उसके हार्मोन्स भी चेंजेस हैं। ट्रांसजेंडर मैन हमने देख लिया, ट्रांसजेंडर वुमेन देखा, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस हमने देख लिया। अब आता है जेंडर क्वीर। देखिए, जब शुरू में ट्रांसजेंडर के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही थी तो शुरू में खोजा जा रहा था कि इसको क्या नाम दिया जाए, तो पहला नाम आया था निकलकर जेंडर क्वीर। और जनरली ये ट्रांसजेंडर का एक सिनोनियम आप कह सकते हो, जो सबसे पहले वर्ड यूज हुआ था। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव बनाने की कोशिश की गई है, ब्रॉड बनाने की कोशिश की गई है। और पांचवा है द पर्सन हैविंग सच, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो नए लॉ में ऐड किया गया है वर्ड, उसका मीनिंग क्या होगा। और जनरली ये आपको समझना पड़ेगा वहां के लिए जहां पे ही वर्ड यूज हो रहा है। और साथ में उन ऑफेंसेस में भी आपने देखना है कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं जो कहीं वुमेन के ही अगेंस्ट हो सकते हैं केवल, तो क्या वो ऑफेंसेस साथ में चेक करना है आपको, ट्रांसजेंडर के साथ नहीं हो सकते क्या? क्योंकि ट्रांसजेंडर में आपने देखा ट्रांसजेंडर मैन भी है, ट्रांसजेंडर वुमेन भी है। तो क्या केवल जो मैन ऑफेंसेस कर रहे हैं वहां पर ट्रांस मैन भी शामिल होगा? जहां पर केवल वुमेन की बात हो रही है क्या वहां पर ट्रांस वुमेन शामिल होगा? नहीं होगा। एज पर डेफिनेशन तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों को, ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन को ट्रांसजेंडर में रख दिया है। वुमेन अलग वर्ड यूज हुआ है, मैन अलग वर्ड यूज हुआ है, ट्रांसजेंडर अलग वर्ड यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन करें, ध्यान दें कि क्या मीनिंग किस वर्ड का निकलेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा जेंडर की डेफिनेशन, जिसमें नया कुछ ऐड हुआ था ट्रांसजेंडर। एक्चुअल में वो जेंडर की डेफिनेशन ना बता के वो ही और उसके डेरिवेटिव्स हिज, हर, इनकी मीनिंग देती है, या हिंदी में बोलें तो वह, उसका, उसकी, इनका मीनिंग बताती है कि इसमें क्या शामिल होगा। और क्रक्स ये निकल कर आता है कि अगर कॉन्टेक्स्ट से कुछ और नहीं निकल रहा है तो इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर ऑफ एनी एज सब शामिल। एनी एज में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो 74 BNS का जो ऑफेंस था, क्या वो एक 7 साल के बच्चे के साथ भी हो सकता है? 7 साल के बच्चे की कोई मॉडेस्टी होती है? 7 साल की फीमेल बच्ची है कोई,
तो क्या उसकी मॉडेस्टी आउटरेज हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसाइड किया, इररेस्पेक्टिव ऑफ की आउटरेज हुई नहीं हुई मॉडेस्टी, इस ही में, इस वुमेन में, जो वुमेन वर्ड यूज हुआ जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हो रहा है, सारी वुमेन इंक्लूड हैं ऑफ एनी एज, किसी भी एज की क्यों ना हो। तो इसलिए एक 7 साल और 6 महीने की बच्ची के साथ भी ये ऑफेंस हो सकता है, ये डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड। उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी, अगर लगी है तो आप जरूर लाइक करिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इसी तरीके की वीडियोज के साथ मैं संजीव सिकरवार फिर मिलूंगा आपसे इसी लीगल लैंप पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।